Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 28th June 2026. Starting with our first article, we will relate this article from GS2, polity से relate करेंगे. Which document proves Indian citizenship? This becomes important because recently Ministry of External Affairs की एक statement आई है जिसमें उन्होंने बोला है that passport by itself is not conclusive proof of Indian citizenship. मतलब ये सिर्फ एक travel document है, ना कि proof of Indian citizenship. ये नेशनैलिटी को असर्ट करेगा लेकिन सिटीजनशिप के लिए नहीं यूज हो सकता. इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास एसआईआर चल रही है. एसआईआर में कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वैलिड बोले हैं टू प्रूफ सिटीजनशिप एंड वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स इज पासपोर्ट. देन अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाता है कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं है, तो हम एसआईआर में क्यों यूज कर रहे हैं. इससे कुछ इश्यूज अराइज होते हैं, उनको हम देखते हैं. पहला इशू है पासपोर्ट्स एक्ट 1967 में सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए. इसमें अथॉरिटीज रिफ्यूज कर सकती है किसी को भी पासपोर्ट इशू करने से ऑन द बेसिस कि वो सिटीजन नहीं है इंडिया का. अगर हम मेनका गांधी केस में देखें, उसमें भी यही बोला गया दैट इशुएंस ऑफ पासपोर्ट इज बेस्ड ऑन कंक्लूसिव प्रूफ दैट द होल्डर इज एन इंडियन. मतलब इसको हमने इसमें भी अपहेल्ड किया. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि सेक्शन 20 ऑफ द सेम एक्ट, सेक्शन 20 यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी नॉन सिटीजन को यूनियन गवर्नमेंट के कहने पर पासपोर्ट इशू किया जा सकता है. अब हमारे पास दो सेक्शंस आपस में कन्फ्लिक्ट में आ गए. यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा और यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन सिटीजन्स को भी मिलेगा. तो इस दोनों की बात से हमें एक चीज तो समझ आ गई कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन सिटीजन्स के पास भी पासपोर्ट हो सकता है. सिटीजनशिप के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सेपरेट एक्ट है, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955. एंड पासपोर्ट्स की बात करें तो वो पासपोर्ट के लिए एक्ट है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ है, क्योंकि सिटीजनशिप के लिए हमारे पास ऑलरेडी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो कवर किसमें है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में. नेक्स्ट बात आती है आधार कार्ड की. क्या आधार कार्ड को हम सिटीजनशिप का प्रूफ मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने आधार कार्ड के पीछे भी देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. तो आधार कार्ड क्या है? सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है. आइडेंटिटी क्यों? ताकि इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि अगर आपको राशन वगैरह चाहिए और या फिर आपको कोई स्कीम्स में एनरोल कराना है तो आधार कार्ड यूज हो सकता है. क्या वोटर कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन केस में बोला था उसको हम मान लेंगे दैट प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप. मतलब कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नेम आ जाता है, इलेक्टोरल रोल में आपका नेम आ जाता है और आपके पास सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आप सिटीजन हो इंडिया के और आप वोट डाल सकते हो. लेकिन अगर आपको इलीगल बताना है तो अथॉरिटीज को वो प्रूफ करना पड़ेगा कि आप नॉन सिटीजन हो, और वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे, लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे और फिर उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप नॉन सिटीजन हो, फिर आप वोट नहीं डाल सकते हो. इस बात करते हैं एसआईआर की. हमने ऑलरेडी देख लिया दैट वहां पे 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है और उसमें से वन ऑफ देम इज पासपोर्ट. तो ये भी कंफ्लिक्ट में आ जाता है. और अगर हम सिटीजनशिप एक्ट की बात करें तो 5 तरीके से हम इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं. सबसे पहले है बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. इसको अब हम याद कैसे करेंगे? या तो एन बर्ड करके याद कर लो, उससे भी याद हो जाएगा, या हम एनटीआरबीडी से याद कर सकते हैं. एनटीआरबीडी क्या हो गया? एन से नेचुरलाइजेशन, टी से टेरिटरी, आर से रजिस्ट्रेशन, बी से बर्थ, डी से डिसेंट. और ऐसे ही हम एन बर्ड से भी याद कर सकते हैं. या में अगर हमें बताना है कि कोई सिटीजन है कि नहीं है बाय बर्थ, तो 3 कंडीशंस हैं. मतलब तीनों में से कोई भी एक फुलफिल होनी चाहिए. अगर आपके पेरेंट्स 1950 से लेके जुलाई 1 1987 तक इंडिया में थे, मैटर नहीं करता है कि वो बांग्लादेश से आए या वो नेपाल से आए, कहीं से भी आए हों, लेकिन वो अगर इंडिया में थे इस टाइम, तो वो सिटीजनशिप उनको मिल चुकी है. सेकेंड बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स की बात करें जुलाई 1 1987 से लेके दिसंबर 3 2004 तक, एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन. एक पेरेंट कोई भी इंडियन होगा तो तब भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी. और लास्ट बात करें आफ्टर दिसंबर 3 2004, इसमें एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ कंडीशंस है हमारे पास, और ये कंडीशंस गिवन कहाँ पे है? ये एक्ट में गिवन है. नोट करने वाली बात ये है कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन पर आपको फॉर्मल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. अगर हम बर्थ और डिसेंट की बात करें तो कोई भी ऐसा कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं है. तो फिर कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट हम मानते किसको है? हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को मान सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट. ठीक है. सो आर्टिकल में बस इतना ही है, हमें बस ये चीज़ें याद रखनी है.
नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, EV से रिलेट करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर आए हैं, EV पॉलिसी 2.0। अब उसको लेकर भी कुछ ऑपोजिशंस हैं, वो देखेंगे कि क्या इश्यूज हैं, और ये इश्यूज हम ब्रॉडर लेवल पर अगर कोई EV से रिलेटेड हमें टॉपिक कवर करना है तो हम उसमें ये इश्यूज लिख सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, पॉलिसी चेंज हुई है। पॉलिसी चेंज में हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी न्यू इंटरनल कंबशन इंजन 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स हम उनको बैन कर देंगे। अभी नहीं किया, इमीडिएटली नहीं किया, लेकिन ये प्रपोज है कि हम उनको बैन कर देंगे, क्योंकि हम क्या लाना चाहते हैं, हम EV लाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, 30% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030। ये किसका टारगेट है, दिल्ली गवर्नमेंट का। ऐसा क्यों, सक्सेस देखें अगर हम EV की दिल्ली में ऑलमोस्ट 14% पेनिट्रेशन हो गई है बाय 2025, और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो सिर्फ 8% है। वाई, बिकॉज ऑफ EV पॉलिसी 2020 ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। में क्या याद रखेंगे, नेशनल एवरेज को याद रखेंगे, 8% पेनिट्रेशन याद रखेंगे। कितनी परसेंट, 8%। इश्यूज की बात करें तो हमारे पास कुछ स्टेक होल्डर्स गिवन है, उनके अलग अलग कंसर्न्स हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडस्ट्रियल बॉडीज का क्या कंसर्न है, कंसर्न है कि अभी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले स्टेज पर नहीं पहुंचे। हम EV को इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, क्योंकि अभी वो मार्केट रेडी नहीं है। आप अगर नॉर्मल बाइक लेने जाते हो या कोई और लेने जाते हो कंपैरेटिव टू EV, तो उनकी ऑलरेडी मार्केट इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हुई है, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, मतलब उनको प्रॉफिट हो रहा है बनाने में। इंडस्ट्रीज को अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा। सेकेंड बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस में भी हम 2 चैलेंजेस देखेंगे। हमें पता है कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली 2 चार्जिंग पॉइंट्स की बात की है, 2 सेक्टर्स की बात की है, पब्लिक चार्जिंग एंड प्राइवेट चार्जिंग। पब्लिक चार्जिंग में क्या है, दैट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, पावर आउटेजेस हैं, थेफ्ट हो जाती है, तो इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है। और अगर हम प्राइवेट चार्जिंग की बात करें तो उन्होंने अगर प्राइवेट चार्जिंग लगाई है किसी सोसाइटी में या किसी ने मिलकर लगाई है, तो वो क्यों पब्लिक को यूज़ करने देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। और सेकेंड बात करते हैं कि फायर सेफ्टी कंसर्न्स, पार्किंग डिस्प्यूट्स, इसकी वजह से भी प्राइवेट चार्जिंग इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही। नेक्स्ट बात करें तो ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर्स, फीडर्स, ये तो इशू हमें पता है। मार्केट कंसर्न्स की बात करें तो अगर मैं एक EV ले रही हूँ तो मुझे ऐसे होना चाहिए कि मैं अगर उसको सेल करने जा रही हूँ बाद में तो मुझे अच्छी वैल्यू मिले, लेकिन इसमें है लो रीसेल वैल्यू, तो ये फिर अट्रैक्ट नहीं कर रही कंज्यूमर को। हाई बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर बैटरी खराब हो जाती है और अगर हमें रिप्लेस कराना है तो वो भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और वीक आफ्टर सेल सर्विस इकोसिस्टम, मतलब उसके बाद जो मेंटेनेंस करना होता है, फीडबैक्स लेने होते हैं, वो भी बहुत वीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ग्लोबल डिपेंडेंस, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सोशल चैलेंज। अगर EV खराब हो जाती है तो लेबर डायमेंशन की बात करें तो अभी लेबर इतनी स्किल्ड नहीं है कि वो EV को रिपेयर कर सकें। स्मॉल मैकेनिक्स हैं, तो ज़्यादातर सिस्टम हमारे पास ओल्ड सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो लेबर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। इन्वायरमेंट की बात करें, नो डाउट ये अर्बन पॉल्यूशन को तो कम कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन चैलेंज हो गया। मतलब अर्बन पॉल्यूशन तो कम हो रहा है, लेकिन पावर सेक्टर के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है। फेवर की बात करें तो कुछ लोग फेवर में भी होंगे। फेवर वाले क्या बोल रहे हैं, फेवर वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसे अगर हम रेगुलेशंस लेकर आएंगे तो फोर्सफुली हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और इनोवेशन को ड्राइव कर सकते हैं। पब्लिक गुड, मतलब कि क्लीन एयर, पब्लिक गुड क्या होता है, दैट गुड जो एंड नहीं होता, हर किसी के लिए सेम होता है, तो एयर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। दिल्ली का विंटर्स में जो हाल होता है वो देखा ही है सबने, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और उनका कहना ये है कि जितनी भी प्रेजेंट टाइम पर ग्रिड्स अवेलेबल हैं वो EV का लोड ले सकती हैं। अभी हमें नीड क्या है, नीड हमें है रीस्किलिंग प्रोग्राम्स की। जो मैकेनिक्स जॉबलेस होने वाले हैं या जो मैकेनिक्स को लगता है कि स्किल्स नहीं है उनके पास, तो उनकी रीस्किलिंग प्रोग्राम्स करो। ईजी क्रेडिट दो वर्कशॉप्स को, स्मार्ट चार्जिंग की तरफ जाओ। टाइम ऑफ डे टैरिफ्स, मतलब इसका क्या मतलब है कि नॉन पीक आवर्स में आप बोलो लोगों को कि चार्जिंग तब करो, जैसे रात को करो जब इतना ज़्यादा लोड नहीं होता। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि EV ट्रांजिशन एक फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी जस्ट ग्रेजुअल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं, उनको हम देखते हैं। GS1 से रिलेट करेंगे ऑपरेशन एमिस्टाड। एमिस्टाड का क्या मतलब होता है, फ्रेंडशिप इन स्पेनिश, ठीक है। ऑपरेशन एमिस्टाड हमने क्यों चलाया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, कहाँ पे, वेनेजुएला में, ठीक है। इसमें एक और चीज़ देखनी है, हमने 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को भी भेजा है। तो ये क्या है, ये एयरबॉर्न मेडिकल यूनिट है इंडियन आर्म फोर्सेस की। रिसेंटली कौन से ऑपरेशंस न्यूज़ में थे, सागरबंधु श्रीलंका के लिए किया था हमने आफ्टर साइक्लोन दितवा, एंड ऑपरेशन ब्रह्मा
फॉर म्यांमार, फॉर अर्थक्वेक। तो इंडिया ऐसे रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह प्रोवाइड करता रहता है, और इंडिया का टारगेट भी यही है कि हमें विश्व कल्याण ऐसी वाली चीज़ों पे फोकस करना है। GS2 की बात करें, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब देखो, पहले क्या, हॉस्पिटल्स का डेटा, बड़े बड़े सिस्टम्स तो हैं हमारे पास, लेकिन स्मॉल मीडियम क्लिनिक्स जो हैं उनका डेटा कलेक्शन बहुत पुअर है। तो वो डेटा को कैसे सिस्टमेटिकली स्टोर कर सकते हैं, थ्रू ई सुश्रुत @क्लिनिक करके हमने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। में हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये इनेबल करेगा क्लाउड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। नेक्स्ट बात करते हैं GS2 से, IR से रिलेट करेंगे। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों की डील तो हो गई, ईरान और USA की, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में पहली हेडिंग आप ये पढ़ोगे कि इन दोनों ने फिर से आपस में स्ट्राइक्स शुरू कर दिया। US बोल रहा है कि तुमने पहले की, ईरान बोल रहा है कि तुमने पहले की, मतलब डिस्पाइट पीस डील। अब हमने इसमें देखना क्या है, हमने देखना है सिरिक पोर्ट को। सिरिक पोर्ट क्या है, डीप वाटर असेस पोर्ट है, मतलब कि यहाँ पे लार्ज कंटेनर्स आराम से आ जाते हैं। डीप वाटर, ऐसे डीप वाटर होता है ना, तो आराम से देखो, एक शिप होती है, शिप का ऐसे होता है, तो अगर डीप वाटर होगा ना, ये आराम से बड़ी शिप्स शोर तक आ सकती है। अगर डीप वाटर नहीं होगा, शैलो होगा, तो ये शिप्स पीछे रुक जाती हैं, फिर हमें कार्गो शिप्स मंगवानी पड़ती हैं, छोटी छोटी वाली, वहाँ से लोड होता है यहाँ पे, और फिर ये छोटी शिप्स आती हैं शोर तक। लेकिन ये कौन सा है, डीप वाटर असेस मिलता है सिरिक पोर्ट पे। कहाँ पे है, ये देखो, ये ईरान है, तो यहाँ पे हमारे पास सिरिक पोर्ट ऑफ ईरान, सिरिक सिटी में। करते हैं पॉपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इसको हम मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हो राइनोसोरस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है राइनोसोरस की। अब हमें एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है, डेंसिटी अलग होता है और नंबर्स अलग होते हैं, मतलब पॉपुलेशन अलग होती है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा राइनोसोरस की कहाँ पे है, काजीरंगा में। डेंसिटी कहाँ पे है, पोबितोरा में। इसको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कब बोला था, 1987 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना 3 रीजन्स हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वाटर बॉडीज, मतलब कि वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं और ग्रासलैंड्स हैं। इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है और इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मैंने बता दिया आपको, काजीरंगा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन डेंसिटी की बात करें तो पोबितोरा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सिर्फ क्या राइनोसोरस पाए जाते हैं, नहीं, हमारे पास राइनोस के अलावा भी लेपर्ड, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। और विंटर्स में बर्ड्स भी आती हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडीज है। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हुल्लॉक गिबन्स यहाँ नहीं पाए जाते, क्योंकि ये लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में, और यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उन्होंने बोल देना है हुल्लॉक गिबन्स आर फाउंड इन पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हमें लगेगा हाँ पाए जाते होंगे, बट नहीं, ये याद रखनी है कि इसका जो लैंडस्केप है वो अलग है। ये पाए जाते हैं सिर्फ रेन फॉरेस्ट में, ना कि ग्रासलैंड्स में। राइनोस भी बहुत तरीके के होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की। इसका स्टेटस देखें तो क्या है, वल्नरेबल। देखो हॉर्न कैसा होता है, ऐसा हॉर्न होता है ना राइनो के ऊपर, तो ये क्या है, इन्वर्टेड वी, तो वल्नरेबल। शेड्यूल 1 में होगा, अगर वल्नरेबल है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल 1 में होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में 70% वर्ल्ड के वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन पाई जाती है। हैबिटेट, कैसे हैबिटेट में रहता है, ग्रासलैंड्स होना चाहिए, ठीक है, फ्लड प्लेन्स, आप समझ रहे हो ना कैसे होगा, आपने देखा होगा उनको, पानी में रहते हैं वो, और फ्लड प्लेन्स मतलब यहाँ पे ग्रासेस खाते रहते हैं, तो तेराई ग्रासलैंड्स, स्वैम्प एरिया होता है, मतलब कई बार वो चीकड़ में घूम रहे होते हैं, तो ये याद रखना है। फीचर्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज़ हैं, और कितने बड़े और मतलब काफ़ी सेहतमंद होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सिंगल बैक हॉर्न देख लिया हमने, एक हॉर्न है, ब्लैक हॉर्न है, एंड स्किन इनकी फोल्डेड होती है, ठीक है। सॉलिटरी ग्रेजर्स, अकेले इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो काजीरंगा में तो पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया, पोबितोरा, फिर जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क में भी पाए जाते हैं। अभी हमने ना रिसेंटली इसकी रीलोकेशन के बारे में भी बात कर रहे थे कि इसको हम कहीं और रीलोकेट कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है इनकी कि ये अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में भी इनका नेम आना शुरू हो गया। एक चीज़ और हमने नोट करनी है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस किन किन के बीच में हुई, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्यों हुई, क्योंकि हम इसमें एशियन राइनो स्पीशीज़ को बचाना चाहते हैं। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, आप देखो यहाँ पे भूटान है,
यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे हमारे पास मलेशिया है, और यहाँ पे हमारे पास इंडोनेशिया है। तो ये याद रखो, ऐसे थोड़ा सा याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि निमोनिक्स हर चीज़ के मेरे से तो याद नहीं होते थे, मैं तो उसको मैप के थ्रू याद करती हूँ। तो आप भी इसको ना मैप के थ्रू माइंड में देख लो कि अच्छा ये 3 है, और इधर से अगर हम देखें तो मलेशिया आ जाएगा और फिर इंडोनेशिया आ जाएगा। हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो 2 स्पीशीज़ हमारे पास अफ्रीकन है और 3 स्पीशीज़ एशिया से पाई जाती हैं। अफ्रीकन में ब्लैक राइनो, वाइट राइनो। एशिया से कौन से आ जाएंगे? जावन। ओके, जावन क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया है। सुमत्रन एंड इंडियन राइनो। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे। हाउ सेविंग एलिफेंट्स हेल्प्स फॉरेस्ट ब्रीथ ईजियर। एलिफेंट्स को यहाँ पे क्या बोला गया? इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंजीनियर्स क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं जो कुछ बनाते हैं। तो एलिफेंट्स अनइंटेंशनली क्या बना रहे हैं? फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहे हैं। कैसे? वो डिस्पर्स कर देते हैं सीड्स को, अपनी ट्रंक से उठा उठा के पाथवे को क्लियर कर देते हैं, और ट्रीज को दोबारा से रीजनरेट कर रहे हैं ऐसे। इससे क्या होगा? इससे हमारा स्ट्रेंथन होगा क्या चीज़? REDD प्लस, दैट इज रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इससे ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये हम वैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल हो सकती है मेंस में। और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? एफॉरेस्टेशन पे कुछ आ गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ आ गया, देन कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स बताने हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एथिक्स में यूज़ हो सकती है, एनवायरमेंटल एथिक्स में यूज़ हो सकती है। सो काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।